नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं और आप मिलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कुछ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में ये जो आपका सेशन है MCQ का, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन को भी इंक्लूड किया है। देखिए, मेरा जो सोच है, जो विज़न है, वह सिर्फ यही नहीं है कि लॉ को मुझे आपको सिर्फ पढ़ाना ही है। आप ऑलरेडी अपने कॉलेजेस में पढ़े हुए होते हैं। आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो मुझे क्लियर करना है। तो इस MCQ सेशन में आप देखिएगा कि क्वेश्चन के साथ-साथ मैंने एक्सप्लेनेशन को भी इंक्लूड किया। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपके सामने विजुअलाइज़ होंगी। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज के अपने सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये सेशन जो है आपका सिविल जज जो जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। APO, ADPO, JLO या फिर डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का भी अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी आज का सेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो ध्यान से देखिएगा पूरे सेशन को और पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, पहला सवाल। अंडर द BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच अ पर्सन कैन बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट? जल्दी बताइए फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है 70 क्वेश्चंस हैं टोटल। ऑप्शंस आर 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स, ऑप्शन डी 72 आवर्स। राइट आंसर इज, जल्दी, इसमें समय नहीं लगाइए, जल्दी कीजिए, 24 आवर। कितना लगेगा? 24 आवर। जो वक्त है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 24 आवर। आंसर बी। एक्सप्लेनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आर्टिकल 22 का आपका प्रोविजो 2 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट मस्ट बी, किस मामले में बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। कब होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, वहां तो वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस 2G में और नॉन कॉग्निजेबल 2O में। तो विदाउट अ वारंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। भाई, मान लीजिए कि कोई अपराध हुआ है, अपराधी कहाँ का है? मुजफ्फरपुर में उसने अपराध किया है, ठीक है, लेकिन वो भागकर मान लीजिए नेपाल चला गया या फिर दिल्ली चला गया, तो दिल्ली या नेपाल से उसको लाने में जो वक्त लगेगा मुजफ्फरपुर, उस समय को हटा देना है ना। उसके बाद उसका समय काउंट कहां से होगा? जब इस जुडिक्शन में आ जाएगा तब से उसका 24 घंटा काउंट होगा, ठीक है। और इसको लेके प्रावधान कहां दिया गया है? इसको लेके प्रावधान संविधान के आर्टिकल 22 के प्रोविजो 2 में दिया गया है, ठीक है, प्रोविजो 2 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज बीन न्यूली इंट्रोड्यूस अंडर BNSS 2023 टू प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल प्रोसीजर? ऑप्शंस आर कन्फेशन टू पुलिस मेड एडमिसेबल, यह तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, बी ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर वाया ऑडियो वीडियो, मींस अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंस। जल्दी बताइए, फास्ट। चलिए, राइट आंसर। इसमें नया दिख क्या रहा है? देखिए ना, एलिमिनेट कीजिए ना, यह सब कुछ तो आपको दिख रहा है, इसमें नया क्या दिख रहा है? तो ऑडियो वीडियो मींस दिख रहा है ना, तो सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज सी। BNSS 2023 इंट्रोड्यूसेस सेवरल टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग मैंडेटरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर। जो सर्च एंड सीजर होगा ना, उसको क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। किसके
माध्यम से, तो थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 105 के सबसेक्शन 3, है ना, किसके? तो BNSS के दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा के सेक्शन 105 के सबसेक्शन 3 के तहत दिया गया है। क्या? रिकॉर्डिंग होगा, सर्च एंड सीजर जो भी होगा रिकॉर्डिंग होगा। अक्सर क्या होता था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस ऑफिशियल्स, उन पर इल्जाम लगता था कि सर्च एंड सीजर के नाम पर वो कुछ चीज गलत तो नहीं कर रहे हैं, मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं अपने पावर का। तो अब सारी चीजें क्या होगी? आपकी रिकॉर्डिंग होगी, उसकी रिकॉर्डिंग करना है, ये मैंडेटरी है, कानून में प्रावधान दिया गया है। इसलिए सिर्फ नाम नहीं, सीआरपीसी को रिप्लेस करके अगर BNSS आया है, नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ आया है, तो इसके पीछे उद्देश्य है, मंशा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। अंडर BNSS 2023, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच एन इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस के द्वारा किया जाता है। और किस तरह के अपराध में कहा गया? तो ऐसे अपराध जिसमें की सजा 10 साल से कम है, लेस देन, ऐसे ध्यान रखिए, लेस देन 10 ईयर्स। सिर्फ 10 ईयर्स नहीं पढ़िए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। लेस देन 10 ईयर्स, जल्दी बताइए। ऑप्शन आर 30 डेज, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 60 डेज, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन 180 डेज। फटाफट फटाफट, इस सब में समय नहीं लगाइए। राइट आंसर इज लेस देन 10 ईयर्स, 60 डेज। वेरी गुड। एज पर सेक्शन 193 क्या है आपका? इन्वेस्टिगेशन का है ना सेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। एज पर सेक्शन 193 ऑफ BNSS, द इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 10 years of imprisonment must be completed within 60 days. For more serious offenses punishable with 10 years or more, life imprisonment or death, the period is 90 days. गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध है जिसमें 10 साल या 10 साल से ऊपर का जिसमें सजा है, चाहे 10 years 10 साल का कारावास हो, या फिर उम्र कैद हो, या फिर सजाए मौत हो, ठीक है, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, उसमें तो 90 डेज का समय सीमा है, निर्धारित है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन अगर लेस देन 10 ईयर्स जिसमें पनिशमेंट है, उसमें क्या है? उसमें 60 डेज का समय सीमा निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट फटाफट, मेक इट फास्ट। विच अथॉरिटी हैज बीन एम्पावर्ड अंडर BNSS 2023 टू ऑथराइज प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर अप टू 90 डेज इन सर्टेन केसेस? कुछ मामलों में 90 डेज का क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कही गई है। किस अथॉरिटी को? कौन सी अथॉरिटी है? यानी किनको, किस ऑफिशियल को पावर दिया गया है? ये किनके पास पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन का? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फटाफट जल्दी। राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है ना यहां पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक्सप्लेनेशन से समझिए। अब कोई भी डाउट है एक्सप्लेनेशन से समझिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रहना ही नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन से समझिए, समझिए एक्सप्लेनेशन से। The district magistrate continues to have powers under BNSS to authorize preventive detention in certain situations where it is necessary to prevent a breach of peace. तो शांति कहीं भंग न हो। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का वर्क हो गया, ठीक है ना, प्रिवेंटिव मेजर हो गया। तो किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है। तो चीफ, अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है सीनियर मोस्ट, तो कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना। भले वो फिर थ्रू ADM करवाएं या थ्रू SDM करवाएं, लेकिन अथॉरिटी किनके पास है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। तो क्या है, क्या करेंगे ये? कैसे सिचुएशन? टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ पीस। कब करेंगे ये? तो ब्रीच ऑफ पीस के मामले में करेंगे, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर। व्हाइल द BNS emphasizes safeguarding liberty, it also recognizes the administrative necessity, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन इन एक्सेप्शनल केसेस। द मैक्सिमम पीरियड फॉर सच अ डिटेंशन विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी इज 90 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ जीरो FIR अंडर BNS इज करेक्ट?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जीरो एफआईआर की जो बात कही गई है उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, इट हैज बीन एबॉलिश टू रिड्यूस मिसयूज। इट कैन ओनली बी फाइल्ड एट द पुलिस स्टेशन वेयर द ऑफेंस अकर्ड। ऑप्शन सी, इट अलाउज विक्टिम्स टू फाइल एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन। ऑप्शन डी, इट अप्लाइज ओनली टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। जल्दी बताइए। जीरो एफआईआर सीआरपीसी में था कि नहीं था? नहीं था, बीएनएसएस में इंक्लूड किया गया। इतना हिंट काफी है। चलिए जल्दी बताइए। राइट ऑप्शन इज, इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए सर, ऑप्शन सी होगा। इट अलाउज विक्टिम्स टू फाइल एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन। बिल्कुल। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, ठीक है, तो मुझे यहां तो पता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आया है मुजफ्फरपुर, कहीं घूमने आए हैं या किसी भी काम से आए हैं, उनके साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है। अच्छा, एफआईआर तो पता है, एफआईआर जीरो एफआईआर होने से कोई फर्क नहीं, नेचर एफआईआर का ही है। तो एफआईआर किन मामले में होता है? तो यह होता है आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में क्या होता है? तो एनसीआर होता है। इसे छोटे मोटे अपराध के लिए आप थाने पर जाइएगा, तो आप कहते हैं पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। अरे पुलिस को पावर ही नहीं एफआईआर दर्ज करने का सर, ठीक है। चलिए, तो यहां ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट अलाउज विक्टिम्स टू फाइल एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन। और एफआईआर कहां होता है? यह सेक्शन 173 के प्रोवाइजो 1 में दिया गया है यह प्रावधान। देखिए ना, एक्सप्लेनेशन में बता देता हूं सर, दिक्कत क्या है। देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए सर। एक्सप्लेनेशन, द लैंडमार्क जजमेंट्स इस्टेब्लिशिंग जीरो एफआईआर। पहले क्या हुआ था ना कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो थे उनके माध्यम से ये कॉन्सेप्ट सामने आया, ठीक है। तो उन जजमेंट को क्योंकि सीआरपीसी में के वक्त भी जीरो एफआईआर होने लगा था, लेकिन हुआ कैसे था यह बताता हूं। और नया जो प्रोसीजर लॉ है बीएनएसएस, उसमें तो प्रावधान ही दे दिया गया, ठीक है, सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 में। एक्सप्लेनेशन, द लैंडमार्क जजमेंट्स एस्टैब्लिशिंग जीरो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, ठीक है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया सेंटर ऑन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, 2014 का मामला है। मैंडेटिंग कंपल्सरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, ऐसे याद कीजिए। रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन, जुडिक्शन की बात नहीं भैया, जुडिक्शन मैटर ही नहीं करता है, संज्ञेय अपराध होना चाहिए। आप जाओ ना, आपके साथ मान लीजिए यहाँ पे अपराध हुआ, आप सदर थाना चले गए, एफआईआर जीरो एफआईआर करके दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एक और मामला सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट, which first allowed lodging complaints at any police station for serious matters like sexual offenses, paving the way for the concept that become formalized after the निर्भया केस। निर्भया केस जस्टिस वर्मा कमेटी, याद रखिएगा, निर्भया केस को लेकर हुआ था और बाद में कमेटी बनी। कौन सी कमेटी बनी? तो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर यह कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का हमारे बीच आया। दीज रूलिंग्स इंश्योर विक्टिम्स कैन रिपोर्ट क्राइम्स एनीवेयर, प्रिवेंटिंग जुडिशनल डिलेज, है ना। अब जुडिक्शन को लेकर हो रहा है, देरी हो रहा है, लोग भाग रहे हैं इस थाने से उस थाने, ठीक है, वो सब नहीं होगा। मूवी में देखते हो ना आप, इस थाने गए एफआईआर दर्ज कर लीजिए, घटना कहाँ हुआ, अरे हमारे क्षेत्र में आता नहीं, हमारे जुडिक्शन में आता नहीं। ऐसा पुलिस ऑफिशियल्स थाने में नहीं कह सकते हैं, उनको एफआईआर दर्ज करना ही करना है, भले उनके क्षेत्राधिकार में वह घटना हुआ हो या न हुआ हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोविजन रिलेटेड टू समरी ट्रायल्स अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, समरी ट्रायल्स हैव बीन एबॉलिश्ड टू इंश्योर अ फुल ट्रायल इन एवरी केस। ऑप्शन बी, ओनली हाई कोर्ट्स कैन ऑथराइज समरी ट्रायल्स अंडर बीएनएसएस प्रोविजो। ऑप्शन सी, मैजिस्ट्रेट्स कैन कंडक्ट समरी ट्रायल्स फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 3 years. Option D, summary trials are only allowed for compoundable offenses. जल्दी बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ते चलिए फटाफट। एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर सी है। एक्सप्लेनेशन, अंडर सेक्शन 279 ऑफ द बीएनएसएस 2023, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर empowered टू कंडक्ट समरी ट्रायल्स फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years, ठीक है। किन किन मामलों के होंगे समरी ट्रायल्स जिसमें मैक्सिमम कितना सजा है? तो अप टू 3 years है। दिस इज एन इंक्रीज फ्रॉम द अर्लियर सीआरपीसी लिमिट ऑफ 2 years। सीआरपीसी में क्या था? 2 years था, यहां पर बढ़ा के ये बदलाव है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं,
ठीक है, और कुछ समझ में ना आए, कुछ लगे कि अरे डाउट है, ये नहीं सही है, या सर ने जो पढ़ाया है वो समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ डाउट लग रहा है, या लग रहा है कि नहीं ये कुछ गलत तो नहीं है, कमेंट में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लॉ जो है ना क्या है, समुद्र है, एक दूसरे से हम सीखते हैं। वैसे मैंने अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट लेके इसको तैयार किया है, फिर भी कोई ह्यूमन एरर अगर हो जाता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पहले क्या था, अब 3 इयर्स कर दिया गया है। मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है समरी ट्रायल कैसे मामलों में, तो 3 साल। अब 3 साल हो गया है समरी ट्रायल। ठीक है, ऐसे अपराध जिसमें कि पनिशमेंट सजा की बात है वो 3 इयर्स है, तो वैसे मामलों का समरी ट्रायल हो सकता है। पहले क्या था सीआरपीसी में, 2 इयर्स पनिशमेंट की बात कही गई थी। ठीक है, ये क्यों कहा गया था, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट्स बाय अलाउइंग क्यूकर डिस्पोजल ऑफ लेस सीरियस केसेस। ठीक है, क्विक रेमेडी की बात कही गई है। क्या, क्विक रेमेडी की बात कही गई है, क्विक डिस्पोजल ऑफ लेस सीरियस केसेस की बात कही गई है, यानी स्पीडी ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर है। द समरी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स सिंप्लीफाइड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड फास्टर जजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर BNSS 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सर्विंग समन्स। समन्स के लिए बताइए कौन कौन से तरीके हैं, कौन से रिकॉग्नाइज करेंगे। पर्सनल डिलीवरी ओनली, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, इलेक्ट्रॉनिकली वाया SMS और ईमेल, ओनली बाय पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। जल्दी बताइए। न्यूली क्या ऐड किया गया है, और ये कोर्ट के द्वारा सम्मन की बात कही गई है, पुलिस के द्वारा जो बुलाया जाता है नोटिस देकर उसकी बात नहीं कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। कोर्ट के द्वारा जो सम्मन इश्यू होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वाया SMS और ईमेल, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, पर्सनल डिलीवरी, ओनली बाय पब्लिकेशन। राइट आंसर इज, नया क्या जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉनिकली, वाया SMS और ईमेल। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोसीजरल लॉ। सेक्शन 66 ऑफ BNSS, सेक्शन 66 दिया हुआ है। BNSS कहां प्रावधान दिया गया है इसको लेकर, तो सेक्शन 66 में दिया गया है। किसके, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के। ठीक है, क्या दिया गया है, तो इट अलाउज, सेक्शन 66 ऑफ BNSS अलाउज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ समन्स इंक्लूडिंग वाया SMS के माध्यम से भी होगा, ईमेल के माध्यम से भी होगा, और एनी अदर डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड, आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है। दिस एम्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसीजरल डिलेज एंड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टूल्स इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। प्रूफ ऑफ डिलीवरी लाइक सर्वर रिसिप्ट्स कैन बी यूज्ड टू कंफर्म सर्विस। अब जैसे मेल किसी को सेंड होता है, तो जैसे ही लिखा गया मेल सेंड, आप किसी को मेल भेजते हैं ना, तो जैसे ही मेल भेजा तो लिखाता है कि सेंट आ गया, और सेंट वाले आइटम में दिखाता है कि पहुंच गया, तो यही कंफर्मेशन है। सर्विस ऑफ सम्मन जो होता है, कंफर्मेशन का यही प्रूफ है कि भाई आपको भेज दिया, आप देखो ना देखो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको कोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा, व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। ये सब नए कानून में प्रावधान दिया गया है, सीआरपीसी में नहीं था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि नाम नहीं बदला गया है, काम भी बदला है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे सम्मन जो है ना व्हाट्सएप पे और SMS करके पुलिस वाले नहीं आपको भेज सकते हैं। यही हुआ था, पुलिस, अभी मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन में, पुलिस वालों ने भेज दिया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया सारी चीजों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज बीन हैज BNSS 2023 इंट्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू मर्सी पिटिशंस इन डेथ सेंटेंस केसेस। क्या बदलाव हुआ है, मर्सी पिटीशन की जो बात होती है ना, उसमें क्या बदलाव किया गया है नए प्रोसीजर लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। ऑप्शन ए, मर्सी पिटीशन कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द फैमिली ऑफ द कन्विक्ट। पहला ऑप्शन। देयर इज अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग मर्सी पिटीशंस। प्रेसिडेंट इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन मर्सी पिटीशंस। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डिसाइडेड ऑल मर्सी पिटीशंस। जल्दी बताइए फटाफट, मैं साइड हट जाता हूं। देखिए क्या बदलाव हुआ है मर्सी पिटीशन को लेकर, क्या बदलाव हुआ है किन मामलों में, जिसमें कि मृत्यु दंड दिया गया, कैपिटल पनिशमेंट, जिसे आप डेथ सेंटेंस भी कहते हैं। क्या बदलाव हुआ है, राइट आंसर इज, जल्दी बताइए, इसमें थोड़ा मैं समय दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए।
चलिए, बहुत वक्त ले लिया आपने। इसमें है देयर इज अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग मर्सी पिटिशंस। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इंट्रोड्यूसेस अ फिक्स्ड टाइम लाइन फॉर मर्सी पिटिशंस इन कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट के मामलों में एक फिक्स टाइमलाइन निर्धारित किया गया, एक समय सीमा निर्धारित किया गया है नए प्रोसीजर लॉ में। क्या किया गया है? आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द अपील और रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट द कन्विक्ट हैज 30 डेज टू फाइल। 30 दिन का समय दिया गया। जैसे ही रिजेक्ट होता है आपका क्या, आपका अपील या रिव्यू का पिटीशन जैसे ही रिजेक्ट होता है, 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है आपको? मर्सी पिटीशन कहां देते हैं? गवर्नर और द प्रेसिडेंट। This change is aimed at reducing undue delay in the execution of sentences and bringing certainty in the criminal justice process, especially in cases involving death penalty. इसलिए डेथ पेनल्टी के मामले में यह बदलाव किया गया है। ठीक है, चलिए। Which section of the BNSS 2023 deals with the power of the police to arrest without warrant? अरे यार, इसी तो बहुत इजी है, इसमें समय नहीं लगाइए। चलिए फटाफट, सेक्शन 35, ये तो पता ही होगा आपको, इसमें समय नहीं लगाइए, पता तो आपको सब कुछ है, समय पता नहीं क्यों लगाते हैं आप। एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 35 ऑफ द BNSS डील्स विद अरेस्ट विदाउट वारंट बाय अ पुलिस ऑफिसर। द प्रोविजन इज सिमिलर टू सेक्शन 41 ऑफ द CRPC। CRPC में जो सेक्शन 35 है, CRPC में क्या था? सेक्शन 41 था। बट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्टर conditions and guidelines, especially for arrest in cases punishable with imprisonment of less than 7 years. The officer must recorded reasons for arrest for non-arrest in writing. This aligns with the Supreme Court guidelines in Arnesh Kumar versus State of Bihar, aiming to reduce unnecessary arrest. ठीक है, कैसे मामलों में? तो ऐसे ऑफेंस है जिसमें कि 7 साल से कम की सजा हो, है ना, उसमें इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं करनी है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट भी दिया गया था, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल पुलिस कस्टडी पीरियड अंडर BNSS व्हेन एन अक्यूज्ड इज अरेस्टेड इन अ केस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजमेंट और इंप्रिजमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स। पुलिस कस्टडी की बात हो रही है, पुलिस के द्वारा जो रिमांड लिया जाता है, पुलिस कस्टडी मैक्सिमम क्या है बताइए? फिफ्टीन डेज। कितना है? 15 डेज। देख लीजिए इसमें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है BNSS retains the provision similar to CRPC में भी था, इसलिए मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। That police custody can extend up to 15 days from the first date of remand by the magistrate for serious offences. This is governed under section 187 के subsection 2 of BNSS. However, the 15 days need not be continuous, लगातार नहीं होना चाहिए, and can be granted in parts, पार्ट में होना चाहिए, नहीं कि लगातार 15 दिन का दे दिया गया, नहीं, इन पार्ट्स विद इन द 15 डेज। मैक्सिमम 15 दिन होगा, लेकिन लगातार 15 दिन का नहीं है कि एक बार में 15 दिन का दे दिया, नहीं, एक बार में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी हो। ठीक है, और इन टोटल 15 दिन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? एक चीज और पढ़ लीजिए कि हाउ एवर द 15 डेज नीड नॉट बी कंटिन्यूअस एंड कैन बी ग्रांटेड इन पार्ट्स विद इन द 15 डे लिमिट। द टोटल कस्टडी जुडिशियल प्लस पुलिस कस्टडी कितना होगा? फॉर पीरियड फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन इज 90 डेज फॉर सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, 90 दिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। और वहां क्या था? 10 साल से कम का सजा हो तो उसमें 60 दिन का था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अंडर BNSS विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3 ऑन द यूज ऑफ हैंडकफ्स? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए परमिट्स हैंडकफ्स फॉर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, बी अलाउज हैंडकफ्स फॉर हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर्स और फॉर ग्रेव ऑफेंसेस लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और रेप। सी authorizes handcuffs only after conviction by a session court। ठीक है, फिर allow
पुलिस टू हैंडकफ एनी अक्यूज्ड हु रेसिस्ट अरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द ऑफेंस। जो हथकड़ी लगा दिया जाता है ना, हैंडकफिंग, उसी की बात हो रही है। क्या कहता है ये सेक्शन जो है, इसमें क्या कहता है? सेक्शन 43 के सब सेक्शन 3 में क्या कहा जाता है, इसको लेकर क्या कहा गया है? देखिए ना, सबसे खतरनाक कौन लग रहा है? हैबिचुअल ही तो है, हैबिचुअल और रिपीटेड ऑफेंडर है, ग्रेव ऑफेंसेज हैं और जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इस मामले में हैंडकफिंग हो सकती है। तो राइट आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 स्पेसिफाइज हैंडकफ्स ओनली फॉर हैबिचुअल या रिपीट ऑफेंडर्स और सीरियस क्राइम्स, रेप, टेररिज्म, ठीक है, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच significant classification in CRPC is entirely omitted in BNSS? बताइए। बताइए कौन सा ऐसा प्रावधान है जो सीआरपीसी में वो प्रोविजन था लेकिन बीएनएसएस यानी नए जो प्रोसीजर है उसमें हटा दिया गया? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यह प्रावधान है या नहीं है, आप डिसाइड कीजिएगा। ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो सीआरपीसी में था लेकिन इस नए प्रोसीजर लॉ बीएनएसएस में उसको हटा दिया गया? बताइए। मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, फिर समरी ट्रायल फॉर माइनर ऑफेंसेस। इजी है, बता देता हूं, जल्दी बताइए। चलिए, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या है? बी है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यह हटा दिया गया है, ऑमिट कर दिया गया है। आंसर बी इज राइट। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डज अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड द पोस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब है ही नहीं ये मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, है ना, या CMMM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में क्या, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सब हटा दिया गया, ये सब क्लासिफिकेशन ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, BNSS prescribes that a sessions court must deliver its judgment after arguments within, फटाफट, ऑप्शन ए 15 days with no extension, 30 days extendable for recorded reasons, ऑप्शन सी 45 days with automatic extension, ऑप्शन डी 60 days without need for explanation। यार विदाउट नीड फॉर एक्सप्लेनेशन ये तो पहले ही हटा दो ऑप्शन, ये तो पहले ही लग रहा है पटा। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन क्या होता है? ये थोड़ी होता है कुछ। 15 days विद नो एक्सटेंशन, इन दोनों में से देखिए, कुछ लगाइए ट्रिक। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन इज बी। क्या है? बी है। चलिए, एक्सप्लेनेशन, सेक्शन ऑन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट फिक्सेस अ 30-day पीरियड आफ्टर आर्गुमेंट्स एंड एक्सटेंशन रिक्वायर्स रिटन रीजंस। ठीक है, चलिए रीजन आपको देना है, कारण दे दीजिए आप। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? 30 days एक्सटेंडेबल फॉर रिकॉर्डेड रीजंस। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर BNSS forensic experts must inspect crime scenes for offenses punishable with imprisonment of 5 years or more, 7 years or more, 10 years or more, only life imprisonment or death। जल्दी बताइए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात कही गई है, वो इंस्पेक्ट करेंगे कहाँ? क्राइम सीन, और उस ऑफेंस में कितना सजा होना चाहिए? तो 7 years और मोर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन, मैंडेटरी फॉरेंसिक विजिट अप्लाइज टू ऑफेंसेस कैरिंग एटलीस्ट 7 years इम्प्रिजमेंट। When an under trial has been detained for 1/2 of the maximum sentence, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, when an under trial has been detained for 1/2 of the maximum
sentence for the offense, BNSS permits release on personal bond except where the offense is punishable with life or death or the person faces multiple pending cases. Option B, the offense is bailable, the accused is below 18 years, the charge sheet is delayed. बताइए, रिलीज की बात कही गई है, कोई अंडर ट्रायल है, ठीक है, कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है और उसको जो डिटेन किया गया यानी कि वो कस्टडी में है, वो कब तक है, 1/2 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस। सेंटेंस के क्या है, 1/2, जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसका 1/2 हुआ, अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है डिटेन किया गया है यानी वह जेल में है, ठीक है, बंद है, कारावास है। तो ऐसे मामलों में जो नया कानून है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको उसमें क्या किया गया है, रिलीज की बात कही गई है, रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड पर बात कही गई, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा एक्सेप्शन है इसका, कैसे मामलों में नहीं मिलेगा, यह रिलीज कैसे मामले में नहीं मिलेगा, वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए, द ऑफेंस इज, पहले ही दिख रहा है ना, गंभीर प्रवृत्ति का, विद लाइफ, उम्र कैद की सजा है या फिर मृत्युदंड है या फिर उसको कई सारे मल्टीपल पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, मतलब वो बहुत बड़ा अपराधी है। ऐसी समझ में जनरल भी लगाइएगा तो दिमाग तो समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन, BNSS रिस्ट्रिक्ट्स द डिफॉल्ट रिलीज इन लाइफ डेथ केसेस एंड वेयर सेवरल प्रोसिक्यूशंस आर पेंडिंग। वहां पर डिफॉल्ट जो रिलीज की बात कही गई है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। Question number 16. A proclaimed offender in an offense punishable with at least 10 years imprisonment continues to evade arrest. What may the court do under BNSS? भाई भाग रहा है वो, जो ऑफेंडर है वो क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको लेके प्रोक्लामेशन हो गया, वो भागा हुआ है, फरारी चल रही है उसकी, ठीक है, भागा हुआ है वो, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसकी। तो कोर्ट यहाँ पर क्या, कोर्ट को क्या पावर है, BNSS के तहत कोर्ट को क्या पावर है, कोर्ट क्या करेगी यहाँ पर। ऑप्शन ए, पोस्टपोन प्रोसीडिंग्स इनडेफिनिटली, पहला पोस्टपोन कर देगी, कोर्ट के द्वारा जो प्रक्रिया चल रही है, कार्रवाई चल रही है। बी, कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसको पोस्टपोन। बी, डिसमिस द केस फॉर वांट ऑफ प्रेजेंस, ये थोड़ी ना होगा, चलिए। सी, प्रोसीड विद ट्रायल एंड जजमेंट इन एब्सेंशिया इफ अरेस्ट इज इम्प्रोबेबल। अच्छा। डी, रेफर मैटर टू द हाई कोर्ट फॉर फर्दर ऑर्डर्स। अरे इसमें तो बड़ा साफ दिख रहा है यार, सी होगा, ऑप्शन सी, बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन, BNSS permits trial and judgment in absentia against proclaimed offenders for serious offenses if no prospect of arrest exists। देख रहे हैं ना, 10 ईयर्स के मामले में है, एटलीस्ट 10 ईयर्स, उसके ज़्यादा जितना भी हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट हो, उसमें क्या है भाई, वो व्यक्ति भले भाग रहा हो कोई बात नहीं, उसके एब्सेंस में भी क्या होगा, कार्रवाई चलेगी और उसको सजा सुनाया जाएगा, है ना। और नहीं आने पर तो भाई और सजा जो है स्ट्रिक्ट हो जाता है, कोर्ट भाई इंप्रेशन खराब जाता है ना, इसलिए भाई कोई अपराध किए हैं, बिना जुगाड़ लगाए जाइए ट्रायल फेस कीजिए, है ना, ट्रायल फेस कीजिए, बाकी चीज़ें होंगी, कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है। खैर, क्वेश्चन नंबर 17, रिगार्डिंग पुलिस कस्टडी आफ्टर अरेस्ट BNSS प्रोवाइड्स दैट, पुलिस कस्टडी को लेकर क्या कहा गया है BNSS में। ऑप्शन ए, इट मस्ट बी अ सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ 15 days, it can be authorized in parts within the first 40 or 60 days of detention depending on offense gravity, it may extend it beyond 15 days with the court approval. Option D, it is not permitted once an accused is in judicial custody। बताइए, ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेशन, अप टू 15 days of police custody can be split across the initial 40 or 60 days of detention, ठीक है। इट कैन बी ऑथराइज, ऑप्शन बी क्या है, इट कैन बी ऑथराइज इन पार्ट्स विद इन द फर्स्ट 40 और 60 days ऑफ डिटेंशन डिपेंडिंग ऑन ऑफेंस ग्रेविटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ऑब्लिगेशन डज BNSS प्लेस ऑन स्टेट्स लैकिंग देयर ओन फॉरेंसिक
लिबर्टीज फॉर केसेस रिक्वायरिंग फॉरेंसिक इंस्पेक्शन। ऑप्शन ए, दे, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। दे में बाईपास फॉरेंसिक एविडेंस, दे मस्ट रिक्वेस्ट असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, they are to use facilities in another state, they should outsource evidence analysis to private labs at the accused expense। नहीं, जल्दी बताइए। अरे होता है ना, फॉरेंसिक के लिए होता है, मान लीजिए आपके यहाँ पर नहीं है, आपके शहर में नहीं, आपके स्टेट में नहीं, तो आप बाहर भेजते हैं ना। बताइए इसमें क्या है, साफ साफ ऑप्शन सी दिख रहा है, दे आर टू यूज फैसिलिटीज इन अनदर स्टेट, दूसरे राज्यों में जहां ये सुविधा दी गई है वहां भेज दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन अब तो लगभग हर स्टेट में हो चुका है, फिर भी फॉरेंसिक जो आपका इंस्पेक्शन है वो है, इंपॉर्टेंट है, यह होना चाहिए, प्रावधान भी दिया ही गया है इसको लेकर। एक्सप्लेनेशन वेयर फैसिलिटीज आर अनअवेलेबल, BNSS डायरेक्ट्स स्टेट्स टू यूटिलाइज लिबर्टीज ऑफ अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों के लिबर्टीज है वहां पर आप भेजिए फॉरेंसिक जांच के लिए, और क्या। BNSS expands the CRPC power of magistrate regarding specimen collection by allowing, ऑप्शन ए, इसमें कुछ पावर बढ़ा दिए गए हैं न्यू क्रिमिनल लॉ में। क्या बढ़ाया गया है, किस चीज का स्पेसिमेन यानी नमूना ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। ओनली हैंड राइटिंग सैंपल्स फ्रॉम अरेस्टेड पर्संस, ऑप्शन बी voice samples, fingerprints and handwriting even from non-arrested persons with court order, collection of biological samples only post conviction, option D, police to take specimen without any order in cognizable cases। बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं, साफ साफ दिख रहा है, चलिए बताइए। ये सब क्वेश्चन भी जरूरी है, चिंता नहीं कीजिए, इसका PDF PPT जो भी फॉर्मेट में बनाया हूँ सब डाल दूंगा। लॉकुल का जो आपका व्हाट्सएप चैनल है डेडिकेटेड और टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं डाल दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन बी वॉइस सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स एंड हैंडराइटिंग इवन फ्रॉम नॉन अरेस्टेड पर्सन्स विद कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के आप इसमें लिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन मजिस्ट्रेट में ऑर्डर स्पेसिमेंस ऑफ सच एज वॉइस और हैंड राइटिंग फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्ट अरेस्टी, अगर ऐसा लगता है तो परमिशन मिलेगा और इनका किया जाएगा, एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। क्योंकि भाई आजकल अपराधी भी शातिर हो गए हैं, अपराधी तो हो गए हैं, तो भाई जो एक्यूज है वही नहीं, जो अपराधी नहीं भी है, जिस पर शक है, शंका है, उसके लिए क्या कोर्ट से ऑर्डर लेकर क्या करेगी, उसका कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उनका आदेश, उनका ऑर्डर मिल जाएगा, उसके बाद उसका नमूना सैंपल जो है वो किस चीज़ का ले सकते हैं, वॉइस का ले सकते हैं या फिर हैंड राइटिंग का ले सकते हैं, फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्ट अरेस्टी, किसी व्यक्ति का ले सकते जिस पर शक है या कोई गवाह है, कुछ ऐसा लगता है जरूरी, ठीक है, तो वो सैंपल लिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच रिफॉर्म्स इन BNSS एम्स एट मिनिमाइजिंग इम्प्रिजमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस वाइल प्रमोटिंग रिहेबिलेशन, ये तो नया इंक्लूड किया गया, इंटरेस्टिंग है। चलिए देखिए ना, नया प्रोविजन कौन सा है। ऑप्शन ए इनहांस्ड मिनिमम फाइन्स, ऑप्शन बी कंपल्सरी प्रोबेशन फॉर ऑल माइनर क्राइम्स, ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ सेंटेंस फॉर सेलेक्टेड पेटी ऑफेंसेज, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑन अपील। जल्दी बताइए, कम्युनिटी सर्विस है, इसी को इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इन डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। BNSS introduces community service as an alternative penalty for specified minor offenses, option C। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, according to section 6 which of the following is not a class of criminal courts in every state, इसमें से कौन सा ऐसा कोर्ट है जो कि क्रिमिनल कोर्ट नहीं, अरे दिख रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन क्रिमिनल कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये भी कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये भी है,
तो रिवेन्यू, रिवेन्यू मामले कौन होते हैं? तो टैक्स आप जहाँ जमा करते हैं, म्यूटेशन जहाँ होता है, दाखिल खारिज होता है, ठीक है, तो वहाँ सरकार के द्वारा क्या होता है, रिवेन्यू का कलेक्शन किया जाता है। तो रिवेन्यू मजिस्ट्रेट होते हैं आपके, सीओ होते हैं ना, डीसीएलआर होते हैं। तो ये रिवेन्यू मजिस्ट्रेट है, ये क्या क्रिमिनल कोर्ट नहीं है ना, वहाँ सिविल मामले भी जाते हैं जमीन संबंधी। तो ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि नॉट पूछा गया है। ये नॉट वाला क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 6 स्पेसिफाइज द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एज कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें कौन रह गए? रिवेन्यू मजिस्ट्रेट नहीं है आपके क्रिमिनल कोर्ट। चलिए सेक्शन 22, a warrant case is defined under the Sanhita as a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding। वारंट केस कौन कौन से केस हैं जो वारंट केस है? एक्सीडिंग, जल्दी जल्दी, इस समय टाइम नहीं लगना चाहिए। वारंट केस, सेक्शन डेफिनेशन का 2Z defines a warrant case as one relating to an offence punishable with death, life imprisonment or imprisonment for more than 2 years। इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ, फटाफट, ये सब इजी क्वेश्चन है, फटाफट बढ़ते चलिए। According to section 23 subsection 2, what is the maximum fine that a magistrate of the first class can impose? पहले 10,000 था, ठीक है, अब कितना है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए पूछा गया, सेकंड क्लास के लिए नहीं, फर्स्ट क्लास के लिए। जल्दी बताइए। बदलाव हो गया है 50,000, 50,000 तक का फाइन दे सकते हैं, 50,000। A magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment up to 3 years, 3 साल तक का सजा का है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसडीजीएम, सीजीएम उनसे बढ़ जाता है, 7 साल हो जाता है, 3 years, और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 से ऊपर का फाइन नहीं लगा सकते, यानी मैक्सिमम अब 50,000 कर दिया गया है। विच सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 24, विच सेक्शन स्टेट्स दैट एन अरेस्टेड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन? जल्दी बताइए। ऑप्शंस आर सेक्शन 35, सेक्शन 38, सेक्शन 41, सेक्शन 47। राइट आंसर इज, बिल्कुल, वेरी गुड, सेक्शन 38। Explanation, section 38 provides that an arrested person is entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation। पूरे इंटरोगेशन की पूरी प्रक्रिया में नहीं, लेकिन इंटरोगेशन में, थ्रू आउट नहीं, ठीक है। सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 25, अंडर सेक्शन 105 व्हाट इज द प्रिफर्ड डिवाइस टू बी यूज्ड फॉर द मैंडेटरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर? बॉडी कैमरा, ये तो होगा नहीं, सीसीटीवी, ये भी नहीं है, प्रोफेशनल कैमकॉर्डर, ये भी नहीं है, तो कौन सा इसमें दिखता है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसमें कौन सा आपको लग रहा है? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो सकता है रिकॉर्डिंग के लिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? चलिए अब थोड़ा सा इन डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोविजन को। एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 105 रिक्वायर्स दैट द प्रोसेस ऑफ सर्च एंड सीजर बी रिकॉर्डेड वाया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, प्रिफरेबली अ मोबाइल, प्रिफर किसको देना? अ मोबाइल फोन। अंडर सेक्शन 105 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द प्रिफर्ड डिवाइस फॉर मैंडेटरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर इज अ मोबाइल फोन, दो एनी वीडियो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन बी यूज्ड। मोबाइल फोन भी हो सकता है वो, या फिर और कोई भी ऑडियो वीडियो, इसका मतलब उसमें ऑडियो भी आए वीडियो भी आए, कैन बी यूज्ड with the recording promptly forwarded to a magistrate। The technology aims to ensure transparency or overcome issues with contradictory witness statements by capturing the entire process। उसमें क्या होता है भाई कि उसमें मान लीजिए कि आपका क्या करना है, यहाँ पे सर्च एंड सीजर होता है। सर्च एंड सीजर में पुलिस पे आरोप लगाया जाता है कि पुलिस ने ऐसे किया, परेशान किया, या कोई चीज रिकवरी हो रही है तो पुलिस ने उसको रख दिया, है ना, हमारे पास नहीं था, है ना, वो पुलिस ने रख दिया वो सामान, तभी उस सामान की रिकवरी हुई है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए इस प्रोविजन को सेक्शन 105, अभी मैंने इससे पहले भी समझाया था आपको, वही है। तो इसमें मोबाइल फोन से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या है वो प्रूफ है? कोर्ट में एविडेंस में आप उसको एग्जिबिट कराइएगा, कहिएगा किसी मोबाइल से हमने रिकॉर्डिंग की है साहब, ठीक है। पुलिस वालों को भी तो मिलता है, ऑफिशियल नंबर भी तो रहते हैं, है ना, तो उससे रिकॉर्डिंग हो सकता है। अब क्या है इसमें की डिटेल्स ऑफ सेक्शन 105, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए।
मैंडेटरी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है सर, अलग अलग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और कानून में तो प्रावधान दिया ही गया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो कहते ही कहते हैं समय समय पर, अब तो कानून में प्रावधान दे दिया गया सेक्शन 105 में, द एंटायर सर्च एंड सीजर प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। प्रीफर्ड डिवाइस अ मोबाइल फोन इज द रिकमेंडेड टूल। मैंडेटरी नहीं है लेकिन रिकमेंड किया गया, मोबाइल से रिकॉर्डिंग होता है ना। उसके बाद जब मोबाइल पे एसएमएस जा सकता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको व्हाट्सअप है, ईमेल भी आज मोबाइल पर क्या नहीं है, रिकॉर्डिंग होगी। स्कोप कवर्स द सर्च, टेकिंग पोजीशन ऑफ आइटम्स, क्रिएटिंग द सीजर लिस्ट एंड विटनेस सिग्नेचर्स। फॉरवर्डिंग, इसको फॉरवर्ड कहाँ किया जाता है इस रिकॉर्डिंग को, तो यह किया जाएगा द रिकॉर्डिंग मस्ट बी सेंट विदाउट डिले, डिले नहीं करनी भैया, उसमें टेम्परिंग हो सकती है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर एसडीएम, द और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यह भी क्वेश्चन बनता है कि जो रिकॉर्डिंग किया जाता है सेक्शन 105 और BNSS के तहत जो रिकॉर्डिंग किया जाता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से सर्च एंड सीजर के मामले में, वो किनको भेजा जाएगा, तो डीएम, एसडीएम या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पर्पस तो वही, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड हेल्प्स प्रिवेंट एलिगेशन ऑफ टेम्परिंग, वही बता टेम्परिंग, छेड़छाड़, ठीक है, या कुछ रख दिया है ना, वो मिला मौका वारदात से मिला नहीं, सर्च एंड सीजर जब करने गए थे था नहीं, लेकिन हमारे घर से बरामदगी हुई लेकिन हमारे घर में ये चीज था ही नहीं, लोग आरोप लगाते हैं, इसीलिए किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन डिटेन अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बिफोर प्रोड्यूसिंग देम बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ये तो बताइए 24 आवर्स होगा। चलिए देख लीजिए, सेक्शन 58 स्पेसिफाइज दैट नो पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट शैल बी डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी डेट्स, आने जाने में जो समय लगेगा उसको हटा देना, उसको नहीं काउंट करना है सर। चलिए, अ समन केस इज डिफाइंड एज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, दैट इज समन केस कैसे मामले होते हैं, बेलेबल ओनली, नॉन बेलेबल, नॉट ए वारंट केस, पनिशेबल विद लेस देन 3 years। नॉट अ वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है वो समन केस हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 2X प्रोवाइड्स दैट अ समन केस इज केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड इज नॉट अ वारंट केस, यही तो कहा गया है अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अ समन केस इज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस that is not a warrant case, meaning it's an offense not punishable by death, imprisonment for life। कैसे ऑफेंसेस हैं, इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 2 years, ठीक है। मोर देन 2 years के जो ऑफेंसेस वो क्या हो गए आपके, वारंट केस हो गए, क्या हो गए आपके, वारंट केस हो गए। और 2 साल से कम के जो ऑफेंसेस है वो क्या हो गए आपके, समन्स केस हो गए। चलिए, की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लीजिए लगे, हाँ, डेफिनेशन डिफाइंड बाय व्हाट इट्स नॉट, अ समन्स केस इज नॉट अ वारंट केस व्हिच डील्स विद ग्रेवर ऑफेंसेस। जो आपके वारंट केस होते हैं वो क्या होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, ठीक है, उसमें सजा क्या, 2 साल से ऊपर का सजा होता है। समन्स केस में क्या होता है, 2 साल से कम का सजा होता है। पनिशमेंट लीजिए, आगे पनिशमेंट की बात, इसलिए एक्सप्लेनेशन में सब कुछ मैं डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ। देखिए, इन्वॉल्व्स ऑफेंसेस विद द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 2 years, मेकिंग देम लेस सीरियस देन अ वारंट केसेस। प्रोसीजर क्या है, तो डिजाइंड फॉर स्पीडी डिस्पोजल, स्पीडी डिस्पोजल करना है विद सिंपलर प्रोसीजर देन वारंट केस, ऑफन विदाउट फॉर्मल चार्जेस बीइंग फ्रेम्ड इनिशियली, इसमें चार्ज फ्रेम की बात नहीं, फटाफट शुरुआत कीजिए प्रोसीजर की। इशुएंस अ समन इज अ कोर्ट ऑर्डर कंपेलिंग अपीयरेंस इशूड बाय अ मजिस्ट्रेट टू द एक्यूज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, अंडर सेक्शन 84 के सबसेक्शन 1, अ प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग एन एब्सकॉन्डिंग पर्सन टू अपीयर मस्ट स्पेसिफाई अ टाइम नॉट लेस देन, अरे ये तो बहुत इजी, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी फटाफट, 30 days, 15 days, 45 days, 60 days, क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 अटेम्प्ट लीजिए फटाफट। 30 days यही सही है क्या, चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। द कोर्ट में publish a written proclamation requiring the absconding person to appear at a specified place and time not less than 30 days from the date of publication। फटाफट बढ़िए, अरे विक्टिम को लेकर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम, विक्टिम की जो डेफिनेशन है उसमें विक्टिम के अलावा, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसके साथ कोई अपराध हुआ है, संज्ञ अपराध हुआ है, ठीक है, उसके अलावा और विक्टिम की डेफिनेशन में और कौन कौन लोग शामिल हैं विक्टिम के अलावा, विक्टिम तो है ही, पर्सनली विक्टिम तो जिनके साथ हुआ है अपराध, ठीक है, वह तो है ही शामिल विक्टिम की परिभाषा में, डेफिनेशन में, उसके अलावा और कौन लोग शामिल है। ऑप्शन ए एनी विटनेस टू द क्राइम, ऑप्शन बी ओनली द पर्सन हु सफर डायरेक्ट लॉस,
जो पर्सन जिसको डायरेक्ट लॉस हुआ है, जिसको चोट लगा है या कोई नुकसान हुआ है, वह तो विक्टिम है, उसके अलावा और कौन है? फिर ऑप्शन सी, द गार्जियन और लीगल हियर ऑफ द पर्सन हु सफर्ड लॉस, या फिर ऑप्शन डी, द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। कुछ नहीं यार, ऑप्शन साफ दिख रहा है, देखो आप, ऑप्शन सी इज राइट, द गार्जियन और लीगल हियर ऑफ द पर्सन हु सफर्ड लॉस। अ विक्टिम इज अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस। बिल्कुल, विक्टिम कौन होता है? जो जिसे नुकसान हुआ या किसी प्रकार का चोट लगा है, कॉज्ड बाय द एक्यूज, एक्यूज के द्वारा किया गया है, ठीक है, एंड इंक्लूड्स देयर गार्जियन और लीगल हियर। अभी बहुत क्वेश्चन आपके बचे हुए, फटाफट करिए। As per section 193 के subsection 2, an investigation relating to an offense of rape must be completed within how many months from the date information was recorded, from the date information was recorded। इसको लेके जो जब सूचना मिली है तब से कितने दिन के अंदर इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 मंथ्स, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी 2 मंथ्स। जिस दिन घटना को लेकर सूचना दर्ज की गई, यानी एफआईआर जैसे ही दर्ज होता है, कितने दिन के अंदर एज पर सेक्शन 193 के सबसेक्शन 2 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए? हाउ मेनी मंथ? 4 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ? 2 मंथ। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सेक्शन 193 के सबसेक्शन 2 मैंडेट्स दैट इन्वेस्टिगेशंस फॉर रेप ऑफेंसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट द इन्फॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड। इसको लेकर जब सूचना दर्ज की जाती है, यानी एफआईआर जब इस मामले को दर्ज किया जाता है, उस तारीख से 2 महीने के अंदर अंदर रेप के मामलों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। सेक्शन 30। अब आपका क्वेश्चन नंबर 31, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन? एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, द हाई कोर्ट, द स्टेट गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब उसका स्ट्रक्चर, पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एस्टेब्लिशमेंट, ये कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ, जो जज होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, वो किनके द्वारा किया जाता है? उनकी नियुक्ति या उनका ट्रांसफर। लेकिन यहाँ बात क्या हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है। इतना हिंट काफी है, जल्दी मारिए इस पे, ऑप्शन पे जल्दी फटाफट। चलिए मैं बता देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट है। बहुत बढ़िया। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। एस्टैब्लिशमेंट का काम, जो पूरी उसकी संरचना होगी, बिल्डिंग बनेगा, है ना, वहां के लिए जो भी इंतजाम कोर्ट के लिए होता है, सारा कुछ स्टेट को जमीन मुहैया कराना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करके होगा ये सब कुछ। ऐसे नहीं कि राज्य सरकार कहीं भी कोर्ट खोल देगी, एस्टेब्लिशमेंट उसको कंस्ट्रक्ट कर देगी, नहीं। ये आपको क्या करना होगा? बात करना होगा, कंसल्ट करना होगा। किनसे? तो हाई कोर्ट से। बिना हाई कोर्ट के प्रायर नॉलेज के ये नहीं किया जा सकता है। मामला जुडिशरी का है ना। अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 6 मंथ, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। ये भी इजी है, चलिए जल्दी बताइए। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास तो 3 ईयर्स हैं, अब यहाँ क्या है? 1 ईयर है। एक्सप्लेनेशन फटाफट। सेक्शन 23 के सबसेक्शन 3 इंपावर्स अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। एक साल से ज्यादा का सजा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते हैं। जनरली जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनका प्रोबेशन पीरियड होता है, उनको सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। उनका एक प्रोबेशन और ट्रेनिंग पीरियड होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, अ बेल बॉन्ड इज डिफाइंड एज, बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड, बॉन्ड है ना, ये इस बार डिफाइन किया गया है न्यू प्रोसीजर लॉ में। ऑप्शन ए अ डॉक्यूमेंट, ये सीआरपीसी में नहीं था। ऑप्शन ए अ डॉक्यूमेंट फॉर सर्च एंड सीजर, ठीक है। बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बताइए? अ पर्सनल बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, अ वारंट फॉर अरेस्ट एंड अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बॉन्ड क्या होता है? वो अगर सिर्फ बॉन्ड है, ठीक है, सिर्फ बॉन्ड है 2E में, टू बॉन्ड कहाँ है? बेल कहाँ डिफाइन है? बेल बॉन्ड कहाँ डिफाइन है? 2B में बेल डिफाइन है, 2C में फिर छोड़ दीजिए, ठीक है, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस आ जाता है 2C में। 2D में आइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो बेल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, यही बेल बॉन्ड है 2D वाला। और 2E में आइएगा डेफिनेशन पार्ट में, तो वहां पर क्या आएगा? बॉन्ड आएगा। बॉन्ड का मतलब पर्सनल बॉन्ड। और ये बेल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड का मतलब क्या है? विद श्योरिटी। क्लास लेक्चर्स में देखिएगा, डेफिनेशन पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट।
इसलिए देर नहीं होना चाहिए। चलिए डी, ऑप्शन डी राइट आंसर, रिलीज विद सियोरिटी, सियोरिटी चाहिए, उनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2D डिफाइंस अ बेल बॉन्ड एज अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद सियोरिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इसको लेकर भी बहुत ही, चलिए देखिए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 34, विच मजिस्ट्रेट इज empowered टू होल्ड एन इंक्वेस्ट इनटू द कॉज ऑफ अ सडन और अननेचुरल डेथ। इंक्वेस्ट रिपोर्ट किन मामलों में होता है? नेचुरल डेथ तो हो गया, मान लीजिए, चलिए ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां अननेचुरल डेथ है वहां पर क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है अभी हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन देखिए, एडिशनल सेशन जज, किन मजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट रिपोर्ट होल्ड करने का पावर है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। किनके द्वारा किया जाता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा प्रोविजन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 194 के प्रोविजो सबसेक्शन 4 में एंड सेक्शन 196 के सबसेक्शन 1 में empower executive magistrate to hold inquest. An inquest report under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is mandatory preliminary investigation into, यह क्या होता है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस के द्वारा जो किया जाता है इन्वेस्टिगेशन वो अलग है, लेकिन यह सडन कॉज ऑफ डेथ, मतलब प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है उसके लिए इसको होल्ड किया जाता है। ठीक है, ताकि आगे के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। इनटू अननेचुरल और सस्पिशियस, जहां अननेचुरल डेथ है या फिर सस्पिशन है, कुछ शक है ना, तो उसमें क्या होता है? सेक्शन 194 एंड 196 ऑफ BNSS रिप्लेसिंग CRPC प्रोविजन डिटेलिंग द डिसीज्ड आइडेंटिटी, सीन, बॉडी कंडीशन, इंजरीज या फिर विटनेसेस एंड द मजिस्ट्रेट इनिशियल ओपिनियन ऑन द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, सर्विंग टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स बिफोर अ फुल क्रिमिनल ट्रायल, है ना। अपरेंट कॉज ऑफ डेथ मतलब त्वरित, मतलब प्राइमा फेसाई क्या, कौन सा कारण हो सकता है, यही आपको इंक्वेस्ट रिपोर्ट में होता है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है? जैसे ही यह कंप्लीट होगा, द पुलिस ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द नियरेस्ट, जैसे ही इस तरह का कोई मामला सामने आता है तुरंत के तुरंत, क्योंकि कोई भी घटना इस तरह का होता है तो सबसे पहले कौन घटनास्थल पर पहुंचते हैं? पुलिस ऑफिशियल, उनको सूचना दी जाती है, पहुंचते हैं। तो वहां पुलिस ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द, तुरंत पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, हु देन कंडक्ट्स द इंक्वायरी, gathering witness statements and document finding on the body, forwarding it within 24 आवर। इसको वो फॉरवर्ड करेंगे 24 घंटे के अंदर। यानी जैसे ही कोई आपका डेथ होता है, नेचुरल डेथ होता है, वैसे मामले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तुरंत के तुरंत मिलेगा। किनके द्वारा? पुलिस ऑफिशियल के द्वारा। वो क्या करेंगे? वो घटनास्थल पर जाएंगे, विटनेस का स्टेटमेंट लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट है या जो फाइंडिंग उनको मिलता है प्राइमा फेसाई, ठीक है, वो सब कुछ जाके वहां पर क्या करेंगे? वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। किस चीज का? फॉर अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, यानी उनको प्राइमा फेसाई क्या समझ में आ रहा है घटनास्थल पर जाके। ठीक है, कोई सबूत है वहां पर, है ना, वो सारी चीजें उनकी देखरेख में होगा। पुलिस वाले भी साथ में रहते हैं। की प्रोविजंस एंड पर्पस, सेक्शन 194 BNS, पुलिस मस्ट इन्फॉर्म, सेक्शन 194 क्या कहता है? पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अबाउट सस्पिशियस डेथ, सुसाइड, अननेचुरल, विद इन 7 years ऑफ मैरिज एटसेट्रा, इस तरह के अपराधों में। उसके बाद सेक्शन 196 BNS क्या करता है? गवर्न्स द मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट रिक्वायरिंग them to examine the scene and witnesses to form an opinion on the cause of death। पर्पस क्या है? establish initial facts, initially facts, unnatural death क्या कारण हो सकता है इनिशियली। उसके बाद क्या होगा? उस रिपोर्ट में क्या शामिल किया जाएगा? कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्स ऑफ द एक्यूज, जो डिजीज, जो व्यक्ति मर गए हैं, उनका नाम, उनका एज, उनकी उम्र, है ना, उनका सेक्स, मेल है या फीमेल है, जो भी, टाइम, डेट एंड प्लेस वेयर द बॉडी वाज फाउंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी, मार्क्स, इंजुरीज, कुछ भी है, कंडीशन, पोजीशन, नेम एंड डिटेल्स ऑफ विटनेसेस एंड कोई गवाह है या रिलेटिव कोई प्रेजेंट है, उनका नाम होगा, सबस्टांसेस ऑफ विटनेस एविडेंस, फिर मजिस्ट्रेट ओपिनियन ऑन द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। उसके बाद पुलिस रिसीव इंटीमेशन ऑफ सस्पिशियस डेथ एंड इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट, इस सारी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड, फिर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको रिपोर्ट, ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, सबमिट किया जाएगा। डिस्टिंक्शन फ्रॉम पुलिस इन्वेस्टिगेशन, देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है। ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा, इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, या और कोई ऑप्शन दे देगा, बोथ कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया जाएगा, कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो क्या होगा? इंक्वेस्ट रिपोर्ट किनके द्वारा? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। और इन्वेस्टिगेशन किनके द्वारा? तो पुलिस के द्वारा। ऐसे पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर। मुझे थोड़ा मेहनत लग जाता है, लेकिन आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
Under Section 144, an application for interim maintenance and expenses of proceedings should ideally be disposed of within 30 days, 45 days, 60 days, 90 days. जल्दी बताइए, इसमें थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं. ऑप्शन सी 60 days. Explanation: the third provision to section 144 subsection 1 states that application for interim maintenance shall as far as possible be disposed of within 60 days. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मेंटेनेंस क्या था, सीआरपीसी में 125 सेक्शन 125 था, यहाँ क्या सेक्शन 144 है. इसमें क्या कहा, एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस शुड एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 16 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड, एमिंग टू प्रोवाइड स्विफ्ट रिलीफ. चलिए अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36. थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम लोग, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 392, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 392 के सबसेक्शन 1, अ जजमेंट इन अ ट्रायल मस्ट बी प्रोनाउंस्ड नॉट लेटर देन हाउ मेनी डेज आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल. बताइए, 15 days, 30 days, 45 days, 60 days, कितने दिनों में जजमेंट प्रोनाउंस होना चाहिए किसी ट्रायल के मामले में? जब ट्रायल हो जाता है तो उस मामले में कितने दिन में जजमेंट होना चाहिए? 45 days. ऑप्शन सी. एक्सप्लेनेशन: सेक्शन 392 के सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स द जजमेंट टू बी प्रोनाउंस इमीडिएटली एट और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम नॉट लेटर देन 45 days आफ्टर द ट्रायल्स एंड्स. चलिए, इसमें बहुत डिटेल नहीं समझना है, जहां डिटेल इन डिटेल होता है वहां मैं आपको बता देता हूं खुद. इफ अ पर्सन समन्ड बाय अ कोर्ट कैन नॉट बी फाउंड, सेक्शन 66 अलाउज द समन्स टू बी सर्व्ड ऑन. ऑप्शन ए, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रिसाइडिंग विद हिम. ऑप्शन बी, एनी नेबर ऑफ द पर्सन, द लोकल विलेज हेडमैन, द पर्सन सर्वेंट. Option A, any adult member of the family residing with him. Section 66 permits service on an adult member of the family residing with the person but explicitly excludes servant. Servant इसमें शामिल नहीं होंगे, इसलिए servant को यहाँ पे include नहीं किया गया. चलिए 38, question number 38. A first time offender who has never been convicted before shall be released on bond if they have undergone detention for. Option A, 1/4 of the maximum imprisonment. Option B, 1/2 of the maximum imprisonment. Option C, 1/3 of the maximum imprisonment. The full term of imprisonment. कब रिलीज किया? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, ठीक है, जिनको पहले कोई उनको सजा नहीं हुई है, ठीक है, उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनको रिलीज किया जाएगा बॉन्ड पर. कब किया जाएगा? जब यह दे हैव अंडरगोन डिटेंशन फॉर, कितने दिन के लिए ये कारावास में हैं? 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट, यानी जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट है उसका वो 1/3 जो कारावास है वह बिता चुके हैं, तब इनको क्या किया जाएगा? बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, ये कहाँ पर है? सेक्शन 479. सेक्शन 479 के सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड इफ दे हैव अंडरगोन डिटेंशन फॉर अप टू 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट. ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर पे लागू होता है. देख ले की डिटेल्स क्या है इसके. फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ठीक है, पहली बार उन्होंने ये अपराध किया, ऐसे अपराधी जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पहली बार उनके द्वारा यह अपराध किया गया है. रिलीज ऑन बॉन्ड बेल इज पॉसिबल फॉर आफ्टर सर्विंग अप टू 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट. फॉर अदर ऑफेंडर्स जनरली अंडर ट्रायल्स कैन बी रिलीज ऑन बेल आफ्टर सर्विंग हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस. पर्पज क्या है इसका? पर्पज टू प्रोवाइड रिलीफ टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड एड्रेस जेल कंजेशन. जेल में भीड़ भाड़ बहुत हो गई है, कहते हैं जेल में जगह नहीं है. चलिए, विच सेक्शन, क्वेश्चन 39, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शंस आर सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21. वेरी गुड, सेक्शन 20, बहुत बढ़िया. चलिए, सेक्शन 20 के सबसेक्शन 1 पर BNSS allows the state government to establish a directorate of prosecution consisting of a director and deputy directors.
इसमें मैंने कहा ना क्वेश्चन के लेवल को मैंने मेंटेन कर रखा। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि यार ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो सब पूरा मिक्स करके मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आसानी आसान रहेगा तो फिर कंपटीशन कैसा है सर। अंडर सेक्शन 285 सबसेक्शन 2, व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट दैट कैन बी पास्ड इन अ समरी ट्रायल कन्विक्शन। समरी ट्रायल के मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है? एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 3 मंथ का है मैक्सिमम। सेक्शन 285 के सबसेक्शन 2 लिमिट्स द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन समरी ट्रायल कन्विक्शन टू अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ठीक है, समरी ट्रायल आर कवर्ड अंडर चैप्टर, कितना है चैप्टर 23, स्पेसिफिकली डील्स टू सेक्शन 283 से सेक्शन 288 डिटेलिंग द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट एंड प्रोसीजर्स फॉर क्विकली हैंडलिंग माइनर ऑफेंसेस। The question number 41. The audio video electronic means defined in section 2A include the use of communication device for evidence recording के लिए। ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स की बात कही गई है उसका पर्पस क्या, उसका यूज क्या है? तो एविडेंस रिकॉर्डिंग पहला ऑप्शन, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी फटाफट, सबके लिए होगा, सबके लिए ऑल ऑफ द एबव होगा ये, बिल्कुल। Explanation section 2A defines audio video electronic means to include video conferencing। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या शामिल है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो गया, सर्च एंड सीजर के लिए हो गया। इसका काम क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका काम क्या है? ऑडियो वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात कही गई है इसका काम क्या है? इसमें है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा, सर्च सीजर होगा, एविडेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा। इसको डिफाइन भी किया गया। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पस एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। यानी एक अंतर समझ लीजिए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी है, और ऑडियो वीडियो क्या है आपका? ऑडियो वीडियो आपका कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ लीजिए। सेक्शन 2A में क्या डिफाइन किया गया है? पहला ही डेफिनेशन क्लॉज खोलिएगा तो उसमें डिफाइन किया गया, सेक्शन 2A डिफाइन किया गया। इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है और ये डिवाइस की बात करता है। ठीक है, यह डिवाइस की बात करता है कि कौन कौन चीज़ों से, किस किस डिवाइस से ऑडियो वीडियो का जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उसका इस्तेमाल होगा, किस कौन कौन से डिवाइस इसमें शामिल होंगे, और इसको लेकर कौन नियम बनाएंगे? तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर सेक्शन 2I की बात करें, 2I किस चीज की बात करता है? तो यह बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इस डिवाइस के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होगा, जो बातचीत होगी, जो रिकॉर्डिंग होगी, जो एविडेंस होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाएगा। और ये कहाँ डिफाइंड है? तो 2I में डिफाइंड है, डेफिनेशन पार्ट के। और इसको लेकर क्या, किसके द्वारा रूल बनाया जाता है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी डिवाइस को लेकर रूल बनाती है राज्य सरकार, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा और कौन कौन से कम्युनिकेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कौन कौन से कम्युनिकेशन शामिल होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, इसको लेकर रूल कौन बनाए, किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। वहां राज्य सरकार नहीं, डिवाइस के मामले में राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मामले में केंद्र सरकार। अब कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं इसमें, यह भी लगे हाथ समझ लीजिए। देखिए, इसमें शामिल होगा रिटन फॉर्म होगा, वर्बल होगा, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन होगा और वीडियो होगा। ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 के सबसेक्शन 8, अ पर्सन मस्ट हैव हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स? जल्दी बताइए। 10 ईयर्स। ठीक है, सेक्शन 18 के सबसेक्शन 8 में के तहत कितना होगा? तो 10 ईयर्स का लगेगा इसमें एक्सपीरियंस। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। If a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall, option A, commute the sentence to imprisonment for life, B, grant a full pardon, C, postpone execution indefinitely, release her on bail. Commute the sentence to imprisonment for life. चलिए, सेक्शन 456 mandates that the High Court commute the death sentence। अगर मृत्यु दंड है तो उसको क्या किया जाएगा? बदल दिया जाएगा। किसमें? तो लाइफ इंप्रिजमेंट में, उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। किस किस मामले में? जब वुमेन को सजा मिली हो और वह वुमेन क्या हो? प्रेग्नेंट हो। ठीक है। विच सेक्शन इंट्रोड्यूसेस द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम?
ऑप्शंस आर सेक्शन 392, सेक्शन 395, सेक्शन 396, सेक्शन 398। जल्दी बताइए। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सेक्शन 398। चलिए, excellent. Explanation section 398 requires every state government to prepare and notify a witness protection scheme. Section 398 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 witness legally mandates every state government to prepare and notify a witness protection scheme to safeguard witness in criminal proceedings, making it a statutory requirement rather than just an executive guideline. यानी मैंडेटरी है। विटनेस की सुरक्षा की बात कही, गवाहों की सुरक्षा की बात कही गई। अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। होता ना भाई, गवाह है और गवाह को कहीं पकड़ लिया, कभी कभी उसको जान से भी हाथ धोना पड़ता था, तो उसी लिए ये लागू किया गया। सेक्शन 398 प्रावधान ही दे दिया गया, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर सेक्शन 446 सबसेक्शन 1 विच कोर्ट हैज द पावर to transfer cases and appeals from one high court to another? Options are the central government, the president of India, the Supreme Court, the Union Ministry of Law. एक मामला कोर्ट का है ना, तो विच कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से ऊपर का ही कोई कोर्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 446 सबसेक्शन 1 empowers the Supreme Court to direct the transfer of a cases or appeal from one high court to another. व्हाट इज द लिमिटेशन? अभी एक केस चल रहा है ना, यूपी का मामला। ठीक है, तो उसमें हुआ था ना कि भाई यह जो मामला है, यूपी के ही थे कोई पूर्व विधायक, और यूपी में ट्रायल नहीं चल के इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर जो भी लखनऊ बेंच है, जो भी जुडिक्शन होता है, वहाँ नहीं होकर क्या हुआ, यह दिल्ली में चला ये मामला। ठीक है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली? बताइए। 6 मंथ है। सेक्शन 541 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के तहत इट सेट्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एट 6 मंथ फॉर ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। द BNSS कंप्राइजेस 39 चैप्टर्स। BNSS में टोटल कितने चैप्टर हैं? तो कितने हैं? 39 चैप्टर हैं। चैप्टर कितने? 339 चैप्टर्स हैं। 39 चैप्टर्स। सेक्शन कितना दिया गया है? तो सेक्शन है आपका 531। ठीक है, और 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, किस कोर्ट के द्वारा ट्रायलेबल है। ठीक है, और जो आपका सेकंड शेड्यूल है, वो शेड्यूल में क्या फॉर्मेट्स दिए गए हैं। ठीक है, बेल बॉन्ड ये सब का जो फॉर्मेट होता है ना, सब कुछ वो सारे फॉर्मेट दिए गए। क्वेश्चन नंबर 47, अ सर्च वारंट मे बी इशूड अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 if the court has reason to believe a person will not attend the trial, pay the fine, plead guilty, procedure and required document or thing. बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी, प्रोसीजर, प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और थिंग। ठीक है, राइट आंसर इज प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और थिंग। अगर कोर्ट को लगता है कोई सर्च वारंट कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है, और वैसी स्थिति में सर्च वारंट किस मामले में? सेक्शन 96 के सबसेक्शन 1 के तहत। कब कोर्ट करती है ऐसा काम? इफ द कोर्ट को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा? प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट, कोई साक्ष्य के लिए जरूरत है, कोई ऐसा दस्तावेज या कोई ऐसा आर्टिकल वह प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी? वहां सर्च वारंट इशू करेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 96 के सबसेक्शन 1 के Clause A allows the issuance of search warrant if the court believes a person will not produce a document or thing as required by a summons or order, तो वहां सर्च वारंट इशू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय कोर्ट अंडर द संहिता रिमेन्स इन फोर्स अंटिल, अरे तो इजी है, कोई ऑप्शन, इट इज कैंसल्ड बाय द इशूइंग कोर्ट और एग्जीक्यूटेड, 1 year हैज पास, 6 months हैव पास, द एक्यूज अरेस्टेड इन अदर केसेस। ऑप्शन ए, फटाफट, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, सेक्शन 72 के सबसेक्शन 2 स्टेट दिस एवरी वारंट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट दैट इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। यानी वारंट अगर इशू किया था किसी की गिरफ्तारी को लेकर, या तो जब तक वो कैंसिल न किया जाए, किसके द्वारा? जिस कोर्ट ने इशू किया उनके द्वारा रद्द न किया जाए, या फिर कोई अपीलाट कोर्ट है उनके द्वारा रद्द न किया जाए, या फिर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जब तक न हो तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। यही बात कहा गया है। लगे हाथ की
की प्रोविजंस देख लीजिए बीएनएसएस का, किसके लिए, अपीयरेंस को लेकर, ये सब जो भी हो रहा है एक्यूज को अपीयरेंस कराने के लिए बिफोर कोर्ट, ठीक है, उसको हाजिर कराने के लिए। तो कुछ प्रोविजन देखिए, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 डील्स विद समन्स, सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 78 डील्स विद वारंट ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 84 प्रोक्लामेशन फॉर एब्सकॉन्डर, सेक्शन 85 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, कुर्की जब्ती जिसे आप कहते हैं, है ना, कुर्की जब्ती होता है ना। चलिए, विच चैप्टर ऑफ द संहिता डील्स विद प्ली बार्गेनिंग, चैप्टर 21, चैप्टर 22, चैप्टर 23, चैप्टर 24। जल्दी बताइए, अभी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट। चैप्टर 23, चलिए देखते हैं। चैप्टर 23 सेक्शन 289 से लेकर 300 के बीच में ये आपका प्ली बार्गेनिंग आता है, कंटेन्स द प्रोविजन फॉर प्ली बार्गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 346 सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी, हाउ मेनी एडजॉर्नमेंट्स कैन अ कोर्ट ग्रांट व्हेन सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड अ पार्टीज कंट्रोल? 5, नन, या फिर 1 एडजॉर्नमेंट, या 2? ये सब क्वेश्चन टेक्निकल है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 एडजॉर्नमेंट्स, सेक्शन 346 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी के तहत कहा गया है, इट प्रोवाइड्स दैट नॉट मोर देन 2 एडजॉर्नमेंट्स मे बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। Non-cognizable offense means an offense where a police officer can arrest without warrant, has no authority to arrest without warrant, must investigate within 24 hours, only handles bailable offense. Non-cognizable offense मतलब क्या होता है? Has no authority to arrest without warrant. चलिए, इसमें समय नहीं लगाइए। 2O में कहता है, 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 2O में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अंडर सेक्शन 415 सबसेक्शन 2, एन अपील अगेंस्ट अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 years लाइज टू द कोर्ट ऑफ सेशन, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द यूनियन होम मिनिस्ट्री। अरे मामला कहाँ का है भाई? एन अपील अगेंस्ट अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 years लाइज टू, बताइए, हाई कोर्ट क्या होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए, हाई कोर्ट है। सेक्शन 415 subsection 2 specify that an appeal lies to the high court if the sentence of imprisonment exceeds 7 years. ठीक है, पूरा फ्रेम में आ गया, देखिए। When a death sentence is passed by a court of session, it must be confirmed by the High Court, the President of India, the State Governor, the Supreme Court. इसमें समय नहीं लगाइए, हाई कोर्ट से होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सेक्शन 22 के सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 407 के सबसेक्शन 1 मैंडेट्स दैट अ डेथ सेंटेंस पास्ड बाय अ सेशन जज इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। डेथ सेंटेंस दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया सेशन जज के द्वारा, लेकिन वो कंफर्मेशन के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा? तो हाई कोर्ट जाएगा। मैंडेटरी कंफर्मेशन, अ डेथ सेंटेंस फ्रॉम अ सेशंस कोर्ट इज नॉट फाइनल, द एंटायर केस रिकॉर्ड मस्ट गो टू द हाई कोर्ट। ये सारा केस का रिकॉर्ड, जो फैसला का रिकॉर्ड हुआ, पूरा केस का रिकॉर्ड सब कहाँ जाएगा? तो हाई कोर्ट जाएगा। मान लीजिए मामला मुजफ्फरपुर के सेशन जज हैं, उनके द्वारा किसी मामले में मृत्युदंड की सजा दे दिया गया, तो तुरंत उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, नहीं कि उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये ऑर्डर कहाँ जाएगा? कंफर्मेशन के लिए जाएगा, सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, ठीक है। सेक्शन क्वेश्चन 54, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 341 के सबसेक्शन 1, इफ एन एक्यूज लैक्स सफिशिएंट मींस टू एंगेज एन एडवोकेट, द कोर्ट शैल अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर टू डिफेंड हिम, असाइन एन एडवोकेट एट स्टेट एक्सपेंस, ठीक है। प्रोसीड विदाउट एन एडवोकेट, वेट फॉर द एक्यूज टू फाइंड फंड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। असाइन एन एडवोकेट एट स्टेट एक्सपेंस, लीगल एड की जो बात होती है ना, स्टेट के एक्सपेंस पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसको लेकर प्रावधान जो दिया गया सेक्शन 341 के सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS, ठीक है। इसके पीछे मंशा क्या है? तो टू प्रिवेंट डिनाइल ऑफ जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी एंड अपहोल्ड द राइट टू अ फेयर ट्रायल, नोट्स दिस एनालिसिस। क्वेश्चन 55, विच सेक्शन डिफाइंस कम्युनिटी सर्विस एज अ फोरम? ये नया कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी सर्विस आया है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 2A में तो आपका क्या था? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था, है ना।
जिसको लेकर 2I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की थी। यहाँ दूसरा बात हो गया सेक्शन 2A, सेक्शन 23, सेक्शन 392, सेक्शन 401। राइट आंसर इज सेक्शन 23। यहाँ पनिशमेंट की जो बात होती है, ठीक है। डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, इसलिए मैंने पूरा से लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन 4FBNS का है, इसमें भी बताया गया है कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट का पार्ट दिया गया है। जो IPC को रिप्लेस करके क्या आया, तो भारतीय न्याय संहिता आया, BNS आया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, अंडर सेक्शन 35 के सबसेक्शन 7 प्रायर परमिशन ऑफ which officer is needed to arrest an informed person over 60 years of age for an offence punishable by less than 3 years? District magistrate, options are district magistrate, inspector of police, officer not below the rank of deputy superintendent of police, सब इंस्पेक्टर। जल्दी बताइए इसमें। 60 साल से ज़्यादा का उम्र होना चाहिए और उसमें पनिशमेंट कितना, लेस देन 3 ईयर्स। किनका परमिशन चाहिए, उनकी गिरफ्तारी से पहले किनका पनिशमेंट चाहिए? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक्सप्लेनेशन, राइट आंसर इज सी। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 7 मैंडेट्स प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर सच अरेस्ट। ऐसे मामलों में DSP साहब या फिर उससे ऊपर के रैंक के जो पुलिस ऑफिशियल्स होंगे उनकी परमिशन ली जाएगी, ठीक है। A mercy petition in a death sentence case must be filed before the president or governor within how many days of being informed of dismissal of appeal? ये तो हमने देखा था 30 डेज होगा इसमें। चलिए सेक्शन 472 के सबसेक्शन 1 के मामले में था ना, सेक्शन 472 के सबसेक्शन 1 के मामले में था। 58, The Directorate of Prosecution established under Section 20 functions under the administrative control. Administrative control किस विभाग के अंदर आते हैं? Directorate of Prosecution किस विभाग के अंदर आते हैं? The Chief Justice of the High Court, the Department of Justice, the Home Department in the state, the Public Prosecutor। जो आपके Directorate of Prosecution क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में होता है? इन्हीं के अंडर में कौन होते हैं? इनके अंडर में आपको APO, ADPO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये सब कुछ इनके हाथ में होते हैं। तो ये किनके अंडर, ये जो पोस्ट है, ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये जो विभाग है किसके अंडर आते हैं? तो होम मिनिस्ट्री, कंसर्न स्टेट के होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस भी स्टेट की कहाँ आती है? तो गृह विभाग के तहत आती है। आपकी जो वैकेंसीज भी आती है ना APO, DPO, किसके द्वारा? गृह विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अंडर सेक्शन 109 एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट डू व्हाट टू एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट? Destroy it, impound it, publish it online, return it immediately. Any court may, if it thinks fit, do what to any document produced before it? क्या करती है कोर्ट के द्वारा, क्या किया जाता है? तो इम्पाउंड किया जाता है, सेक्शन यानी जब्त किया जाता है। कोर्ट के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं अंडर सेक्शन 109, तो ऐसे दस्तावेज को कोर्ट क्या करती है? तो जब्त करती है अपने हिरासत में। जैसे क्या कोई एक्यूज को क्या हिरासत में जेल भेजती है ना, तो इसको दस्तावेज को पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? जब्त किया जाता है। सेक्शन 109 एम्पावर्स एनी कोर्ट टू इम्पाउंड यानी जब्त करना एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर द संहिता। क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 530 विच ऑफ द फॉलोइंग may be held in electronic mode? Examination of witness, issuance of summons, trial and proceedings, all of the above. Right answer is all of the above. Explanation, section 530 allows all trials, inquiries and proceedings including, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बता देता हूँ। सेक्शन 530 को याद रखिएगा, BNSS के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अलाउज ऑल ट्रायल्स, इंक्वायरीज एंड प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग समन्स इशुएंस एंड विटनेस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। पुलिस मस्ट सर्व सेक्शन 35 BNS नोटिस फिजिकली। अब पुलिस क्या हुआ था, क्या था, एक मामला था, पुलिस ने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से उसने क्या किया, नोटिस दे दिया, जबकि पुलिस को नहीं है। इसका जो स्पष्टीकरण जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है कहाँ दिया है, तो सेक्शन 530 ऑफ BNSS में दिया। पुलिस को अधिकार नहीं है, कोर्ट को अधिकार है कि इलेक्ट्रॉनिक, ये जो आपका मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सिर्फ कोर्ट समन इशू कर सकती है, ठीक है। विटनेस को प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रायल हो सकता है, इंक्वायरी भी हो सकता है कोर्ट के द्वारा। इंक्वायरी किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो कोर्ट के द्वारा ये हो सकता है, लेकिन पुलिस के द्वारा नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि पुलिस मस्ट सर्व नोटिस अंडर सेक्शन 35 नोटिस फिजिकली करना। व्हाट्सएप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स नॉट वैलिड, सुप्रीम कोर्ट कहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इट प्रोवाइड्स फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इंश्योर दैट द पर्सन concerned appears before the investigating agency and cooperate with the investigation. The provision delineates the prerequisites that must be fulfilled before a person can be arrested without a warrant, keeping in mind the laudable objective of safeguarding the liberty of an individual. यानी सेक्शन 35 जो कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का, उसके तहत पुलिस अगर किसी को नोटिस भेजती है, ठीक है, तो वो फिजिकली भेजा जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा, नहीं. एन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 21 जनवरी 2025 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ स्पेशल लीव पिटीशन. बाय द एफोरसेड ऑर्डर द कोर्ट हैज had directed all state and union territories to issue standing orders to their respective police department mandating that notices under section 41A of the CRPC में जो section 41A था, नोटिस भेजा जाता था, अब क्या सेक्शन 35 में आ गया है बीएनएसएस के. तो उसी समय कोर्ट ने क्या कह दिया, और सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएसएस देखिए आ गया ना, टू बी सर्व्ड स्ट्रिक्टली इन मोड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023. The court had held that service of such notice through WhatsApp or other modes of electronic communication could not be treated as a valid alternative or substitute for the serving methods of recognized and prescribed under the CRPC 1973 or BNSS 2023. The court observed that legislature in its wisdom had especially excluded the service of a notice under section 35 of the BNSS 2023 from the ambit of procedure permitted through electronic communication as delineated under सेक्शन 530 ऑफ द BNSS 2023. इसका देखिए ये पूरा ऑर्डर मैंने पढ़ के बताया है आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए साहब, पुलिस को कोई नोटिस इशू करेगी ना पुलिस, तो वो फिजिकल फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होगा. ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पे नोटिस भेज दीजिए, मेल पे भेज दीजिए या SMS कर दीजिए, नहीं. आपको अगर नोटिस भेजना है तो डाक के माध्यम से, जैसे नोटिस जाता है, कोई आपके थाने के कोई व्यक्ति जाएंगे, वो नोटिस लेकर जाएंगे, ऐसे. लेकिन ऐसे नहीं कि आपको व्हाट्सएप पे भेजने का अधिकार या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आपको अगर सम्मन भेजने का अधिकार है, या फिर कोई भी कार्रवाई, इंक्वायरी हो गया, ट्रायल हो गया, कोई भी प्रोसीडिंग हो गई, सम्मन इशू हो गया, यह कोर्ट को पावर दिया गया है. और इसको लेके कहाँ प्रावधान है, सेक्शन 530. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन डिटेल इसको बता दिया. चलिए जल्दी बढ़िए. इन अ सेशन ट्रायल, क्वेश्चन नंबर 61, इन अ सेशन ट्रायल एन अक्यूज्ड मे प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट. ऑप्शंस आर 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज. सेशन ट्रायल के मामले में एक्यूज डिस्चार्ज का एप्लीकेशन कितने दिनों में दे सकते हैं? जैसे ही केस कमिट होकर जाएगा, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, केस कहाँ से कमिट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, वहाँ से कमिट होकर जाएगा, सेशन ट्रायल के लिए जाएगा, कितने दिनों के अंदर डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल किया जाएगा? 60 डेज. चलिए, राइट आंसर 60 डेज. एक्सप्लेनेशन सेक्शन 250 के सबसेक्शन 1 अलाउज द अक्यूज टू प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस. कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ? कोई भी केस जो होता है वो कहाँ जाता है? ओरिजिनल कोर्ट ऑफ जुडिक्शन, वो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहां से केस क्या होता है? ट्रांसफर होता है. उसी को ट्रांसफर क्या कहते हैं? कमिट करना. क्यों? क्योंकि मामला क्या है? सेशन ट्राइबल है, ठीक है. तो सेशन मामले में जैसे ही जाएगा, वहां डिस्चार्ज का पिटीशन कितने दिन में फाइल होगा? यही ऑप्शन दिया हुआ है, 16 डेज में होगा. चलिए 62, क्वेश्चन नंबर 62. अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड एज एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट. अरे इसमें समय नहीं लगाइए, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है. ऑप्शन बी, ओनली विद अ वारंट नहीं है, अरेस्ट विदाउट वारंट. चलिए इस सब में 2G में है. 63 विच सेक्शन डिफाइंस द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? ऑप्शन आर सेक्शन 2A, सेक्शन 2I, सेक्शन 105, सेक्शन 530. ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेक्शन 2A. ये तो बताया था अभी आपको, इजी है. 2I में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 के सबसेक्शन 1 विच इज नॉट स्पेसिफिकली लिस्टेड एज एंटाइटल्ड टू क्लेम ऑफ मेंटेनेंस, फादर और मदर, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, रिलेटिव बाय मैरिज, इन लॉज, वाइफ. यही होगा, सी हुआ, रिलेटिव नहीं होंगे. चलिए ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन इज रिलेटिव बाय मैरिज, यानी जो इन लॉज हैं उनको नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट. अंडर सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 एन एग्रीव्ड पर्सन मे सेंड द सबस्टांसेस ऑफ द ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द हाई कोर्ट, द मजिस्ट्रेट डायरेक्टली, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द यूनियन होम मिनिस्टर. राइट आंसर इज, जल्दी बताइए. देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है.
पूरा एक लेवल मैंने बना के रखा है, ऐसा ना कि इजी इजी दे दिया, लगा रहे हमें तो सब कुछ आता है, या हार्ड हार्ड दे दिया तो हमें कुछ भी नहीं आता, नहीं। कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने पूरा तैयार किया है। इसका राइट आंसर होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हाँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। राइट आंसर इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 अलाउज द इन्फॉर्मेंट टू सेंड इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इफ अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड इट। आप एफआईआर के लिए थाने में जाते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए, अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता तो क्या करिएगा, इसको लेके एप्लीकेशन आप कहाँ दे सकते हैं, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है एसएसपी साहब हैं उनको आप दे सकते हैं, उसी को लेकर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डज चार्ज इंक्लूड अंडर सेक्शन 2F? अ लिस्ट ऑफ ऑल विटनेस। चार्ज को लेकर चार्ज में क्या इंक्लूड है? एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, ओनली द प्राइमरी सेक्शन ऑफ द लॉ, द एंटायर पुलिस रिपोर्ट। अरे तो दिख रहा है सामने सामने, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। चलिए, बी, बी ही होगा। सेक्शन 2F डिफाइंस चार्ज एज इंक्लूडिंग एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन इट कंटेन्स मोर देन वन। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 67, अ बॉन्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E एज, बॉन्ड क्या है 2E में डिफाइंड है ना, 2D में क्या था, बेल बॉन्ड है ना। अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग अ श्योरिटी, अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, अ सर्च वारंट एंड अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। तो पर्सनल बॉन्ड क्या है, विदाउट श्योरिटी की बात करता है, तो ऑप्शन तो आपको दिख गया सामने, रिलीज विदाउट श्योरिटी है, बी होगा। सेक्शन 2E डिफाइंस द बॉन्ड एज अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 68, एवरी समन्स इशूड बाय अ कोर्ट मस्ट बियर a photograph of the accused, a revenue stamp, the signature of the public prosecutor, seal of the court। तो भाई कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जा रहा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, किसका सील लगेगा, किसकी मोहर लगेगी, तो सील ऑफ द कोर्ट लगेगा। राइट आंसर इज सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है, चलिए समन्स कहां पर दिया गया है यह भी देख लीजिए। सेक्शन 63 के प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइजो आई में दिया गया है आपको, रिक्वायर्स एवरी समन्स टू बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड बियर द सील ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 63 से लेकर 71 तक आपका समन की बात, वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ है, सेक्शन 72 से लेकर 80 तक बात किया गया है। प्रोक्लामेशन ऑफ एब्सकॉन्डर सेक्शन 84 की बात कही गई। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 85 से लेकर सेक्शन 87 ऑफ बीएनएसएस। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 308 ऑल एविडेंस मस्ट जनरली बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ, किनके प्रेजेंस में लिया जाएगा, द ऑप्शंस आर द एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द विक्टिम ओनली। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 308 of BNSS, all evidence must generally be taken in the presence of accused or his advocate, the district magistrate, the public prosecutor only, the victim only. The accused or his advocate. Section 308 requires all evidence to be taken in the presence of the accused or if dispensed with in the presence of his advocate. Question number 70. The purpose of identification of an arrested person must be, the purpose of identification of an arrested person must be recorded by audio video electronic means if the person identifying is, options are a minor, a public servant, a woman, mentally or physically disabled। ध्यान से देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है ना अरेस्टेड पर्सन का, तो किसके मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग इज, किन व्यक्ति के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा, तब यह प्रक्रिया होगी सारी। मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। द प्रोविजो टू सेक्शन 54 मैंडेट्स दैट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, ऐसे मामलों में क्या होगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। चलिए, ये आपका आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और मैंने सारे ऐसे टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट के, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो आपका पीडीएफ है लॉकुल के व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, सारे नोट्स आपके मिल जाएंगे वहाँ पर चैनल पर। ठीक है, देखिए पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर फाइनल हो गया है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है तो पूछना है, संकोच नहीं करना है, सवाल पूछने में संकोच नहीं कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है सवाल ज़रूर पूछिए।
वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। फिर भी कोई भी दिक्कत होता है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो मैं हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्लासेस आपके ऑनलाइन मोड में रहेंगे, ठीक है, सारे क्लासेस आपके ऑनलाइन मोड में रहेंगे, और सारे क्लासेस आपके कोई भी चार्जेस नहीं है, सारे क्लासेस आपके फ्री हैं। बस आपको एक ही काम करना है, और वह काम क्या है? वह काम है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे रिदम के साथ, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। कोई शक होता है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है अपनी तैयारी को लेकर, तो आपको बस एक ही काम करना है। व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, वहाँ पर सवाल पूछिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने का। बस आपको एक ही ध्यान रखना है बात, कोई भटकाव की आवश्यकता नहीं है। सोर्सेज लिमिटेड रखिए, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं। अभी जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया है ना, मैं आपको बता दूं कि आपको खुद रियलाइज़ होगा, सेशन आपने पूरा देखा है, साथ में हम लोग जुड़े हुए थे, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कितना बैलेंस्ड, ना बहुत इजी है ना बहुत टफ है। बहुत इजी भी रहेगा तो आप कहिएगा तो सब कुछ आता है, टफ रहेगा कहिएगा कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। इसलिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, है ना। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ हूँ, उतनी ही ईमानदारी की उम्मीद मैं आपसे भी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान जरूर रखिएगा।